Hello students, welcome back to my channel Drops of Learning. I am Rachna Singla and today we are going to start chapter 1 Health and Hygiene of class 5. Before we get started, please like, share and subscribe to my channel if you haven't done already and turn on the post notification. So, here we start reading the chapter Health and Hygiene. Health is a state of complete physical and mental well-being. A healthy person is one whose body and mind are completely fit. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि हेल्थ क्या चीज है। हेल्थ है कि जिसमें हम फिजिकली और मेंटली दोनों से फिट हैं। फिजिकली तो आप समझ रहे होंगे कि जो हमारी बॉडी है ना, उस बॉडी के अंदर कोई भी तकलीफ नहीं है ना, कोई भी मान लो कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम फिजिकली फिट हैं। लेकिन फिजिकली फिट होने के साथ साथ हमें मेंटली मतलब दिमागी तौर से भी फिट होना बहुत जरूरी है। दोनों चीजें अगर हमारी ठीक हैं तो हम कहेंगे वी आर अ हेल्दी पर्सन। नाउ टू स्टे हेल्दी वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट, है ना। हेल्दी रहने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, वी शुड हैव ए बैलेंस डाइट। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो बैलेंस डाइट क्या है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली प्रेजेंट हैं। प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम डिजीजेस, है ना, हमें अपने आप को बीमारियों से बचाना है। ठीक है। थर्ड इज एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, जैसे कि हमारे लिए डाइट बहुत जरूरी है उसी हिसाब से हमें एक्सरसाइज भी रोज करनी है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम खाना तो रोज खाते हैं, एक्सरसाइज के बारे में हम सोचते हैं कि हम कभी कभी कर लेंगे। नॉट लाइक दैट, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, एवरी डे वी शुड एक्सरसाइज एज वी ईट अवर डाइट। मेंटेन हाइजीन। मेंटेन हाइजीन में क्या है कि जैसे कि हम अपनी डेली हैबिट्स के में आते हैं, लाइक यू हैव टू ब्रश योर टीथ, है ना, तो वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, टेक अ बाथ, ऑल दीज आर हाइजीन हैबिट्स। ठीक है। ईट, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग द फूड, तो ये सारे हाइजीन में आता है। टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, है ना, और साथ साथ हमें रेस्ट लेना और सोना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी चीजें जो हमें पढ़ी हैं। Now, components of food. We will study about the components of food. We eat different types of food. हम अलग अलग तरह के रोज खाना खाते हैं, है ना। ब्रेकफास्ट में हम अलग तरह का खाना खाते हैं, लंच में हम अलग तरह का खाना खाते हैं, डिनर में अलग तरह का। फूड कंटेन्स सम एसेंशियल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर क्या है, कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, fats, proteins, vitamins and minerals. It also contain roughage and water. 5 तरह की न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें क्या आता है, हमारे फूड के अंदर रफेज और वाटर भी आता है। Our body needs all these components in right proportion to stay healthy. तो हमारी बॉडी को क्या है कि ये सब चीजें राइट प्रोपोर्शन में हेल्दी रहने के लिए चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। एनर्जी हमारे क्या काम आती है, जो भी हमारी बॉडी ने कोई भी काम करना है ना, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, मतलब ताकत चाहिए। अगर आपको खेलना है, कुछ पढ़ना है ना, आपकी मम्मा ने कुछ काम करना है घर में, है ना, तो आपको आप कहते हो मुझे एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, है ना। तो ताकत आती कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आती है, आपको फूड से ही आती है। नाउ शुगर एंड स्टार्च आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक है शुगर और दूसरा है स्टार्च। Now cereals, fruits, corn, potato and honey are some sources of carbohydrates. तो कौन कौन सी चीजों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, सीरियल्स के अंदर। ठीक है, जैसे चावल है, कनक है ना, ये सीरियल्स के अंदर आएंगे। फ्रूट्स हैं, है ना, कॉर्न है, मक्की है, आलू है ना, और ये हनी मतलब कि आपका शहद है। तो इन सब चीजों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स टू डू वर्क, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि एनर्जी देते हैं और ज्यादातर हमें फिजिकल जो हम बॉडी से काम करते हैं तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द फैट्स। फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, इनको भी हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड।
इन फैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसका ये मतलब है कि जो फैट्स हैं हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं। मतलब अगर आप दोनों की सेम क्वांटिटी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स की भी 1 कटोरी खाते हो और फैट्स की भी 1 कटोरी खाते हो, तो फैट्स आपको डबल एनर्जी देंगे कार्बोहाइड्रेट से। वेजिटेबल ऑयल, milk, butter, ghee, cheese, cream and dry fruits are some sources of fat। मतलब कहाँ कहाँ से हमें फैट्स मिलते हैं? वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मैंने जो भी चीज वेजिटेबल्स हैं, जैसे सरसों है ना, सरसों में से क्या है, उसका ऑयल बनता है ना, मस्टर्ड ऑयल जिसको आप कहते हो, सरसों का तेल कहते हो। और क्या है, ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, दीज आर ऑल वेजिटेबल ऑयल्स। मिल्क है ना, दूध, बटर, घी, चीज, पनीर है ना, क्रीम, ड्राई फ्रूट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि बादाम, अखरोट वगैरह, काजू, और सम सोर्सेज ऑफ फैट। इन सब में क्या है, फैट है। ईटिंग टू मच ऑफ फैट कैन बी हार्मफुल। अब देखो ज्यादा अगर फैट खाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसान देते हैं। क्यों? क्योंकि फैट्स की जो एनर्जी, जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डेली यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा फैट्स खाएंगे वो हमारी बॉडी में जाके जम जाते हैं। ठीक है। एक्सेस ईटिंग ऑफ फैटी फूड कैन मेक अस ओबीज या फैट। मतलब अगर हम ज्यादा फैट्स खाएंगे, फैट वाले फूड खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ओबीज मैंने मोटा। ठीक है। तो ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। तो ओबेसिटी क्या है, मोटापा से क्या है, डायबिटीज मैंने शुगर, और हार्ट मैंने दिल की बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें जो फ्राइड फूड है ना, तो फ्राइड ही हो गया ना, जिसको हम तलते हैं, है ना, तल के खाते हैं, तो ये सब में फैट्स ज्यादा होती हैं। तो इसलिए हमें क्या है, फैट्स कम क्वांटिटी में कंज्यूम करने हैं, खाने हैं। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ गिव अस एनर्जी, दस दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो दोनों को हम क्या कहेंगे, इनको हम दोनों को एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। ठीक है। Now next is the proteins. Proteins help us grow. Proteins हमें ग्रो हेल्प करने में हेल्प करते हो। जैसे कि आप बच्चे हो, आप ग्रो कर रहे हो, है ना, तो आपको क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए। वी नीड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड रिपेयर, फॉर रिपेयरिंग वोन आउट टिश्यूज। अब किस किस चीज के लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए? ग्रो करने के लिए, है ना, बिल्डिंग ऑफ मसल्स। कई लोग कहते हैं ना हम जिम जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, तो उसके लिए। और फिर हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज हैं जो काम करते रहते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है। वो सेल्स अंदर ही अंदर रिपेयर होते रहते हैं अपने आप ही, तो उनके लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए। सो प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि बॉडी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। Milk, cheese, chicken, fish, eggs, pulses and soyabean are rich in proteins। तो ये सब चीजों के अंदर किस किस चीजों के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है? मिल्क के अंदर, है ना, चीज मैंने पनीर के अंदर, चिकन है, फिश है, एग्स हैं, पल्सेस मैंने दालें जितनी भी होती हैं, और सोयाबीन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन्स। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन्स किसको ज्यादा चाहिए, है ना, आपको चाहिए, एक बच्चों को चाहिए, या एक बड़े जो इंसान ग्रो कर चुका है उसको चाहिए? तो डेफिनेटली बच्चों को ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं वो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, उनको सिर्फ क्या है, अपनी बॉडी की रिपेयर के लिए प्रोटीन्स चाहिए। Now next is the vitamins. Vitamins help our body fight against diseases and keep us healthy. अब विटामिन्स का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर? वो हम बीमारियों से बचाते हैं, उनसे हमें हमारी बॉडी को सिखाते हैं कि कैसे लड़ना है, और उनसे बचाते हैं। Now vitamin A, B, C, D and E are some important vitamins. सो विटामिन्स कई तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। तो सबका अपना अपना रोल है ना। तो इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी कि इनका अलग अलग क्या रोल है। फ्रूट्स, एग्स, फिशेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन। अब मिलते कहाँ से हैं हमें विटामिन? देखो, फ्रूट से, जितने भी फ्रूट्स हैं, है ना, एग्स हैं, तो फिशेस हैं, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैंने पत्ते वाली सब्जियां हैं, है ना, जैसे कि पालक है, मेथी है, सरसों है ना, तो धनिया है, इन सब चीजों से आपको विटामिन मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट आर द मिनरल्स। मिनरल्स कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड फिट।
तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हेल्दी और फिट रखते हैं। दे स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मसल्स एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। तो वो हमारी बोन्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है, बोन्स और मसल्स को। और हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिससे हमारी बॉडी को वो नॉर्मल फंक्शनिंग कराते हैं। मतलब कि अगर उनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारी बॉडी के कई चीजें नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगी। जैसे कि नाउ आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस आर सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये कुछ मिनरल्स के नाम है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो कैल्शियम क्या है, जैसे हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। आयोडीन हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आयरन क्या है, हमारे ब्लड बनाता है। तो इस तरह से ये सारे मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए। अब क्या है, मिलते कहाँ से, देखो हमें मिनरल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग एंड सॉल्ट आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। तो इन सब चीजों से हमें मिनरल्स मिलते हैं। Now vitamins and minerals are called protective food because they protect our body from various diseases. तो विटामिन और मिनरल्स को हम कलेक्टिवली इकट्ठा करके दोनों को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, है ना। प्रोटेक्टिव मैंने बचाना। तो क्यों कहते हैं इनको प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इज रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी, ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी में कोई भी मिनरल या विटामिन हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन अगर उसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो वो कोई ना कोई बीमारी हमारी बॉडी के अंदर पैदा कर देगा। सो नेक्स्ट इज द roughage and water. Our body also needs proper amount of roughage and water. तो साथ साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, उसके साथ साथ हमारी बॉडी को क्या चाहिए, रफेज और वाटर भी चाहिए। रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन अवर फूड। क्या है फाइबर्स? फाइबर्स क्या, एक तरह से धागा जिसको हम रेशा कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना रेशे वाली चीजें हैं ये। अगर आप कोई भी, कई बार आप देखो ना, कई बार कोई सब्जियां जैसे काटते हो, बीन्स काटते हो, तो उसके अंदर जैसे लगता है कि धागे जैसी चीजें निकल रही हैं। ऐसा धागा नहीं है, वो खाने वाले मतलब जो फाइबर्स है वो प्रेजेंट है ना। तो इसका एक मतलब ये है कि वो उस जैसी चीजें होती हैं। दे हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब रफेज क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी वगैरह कुछ नहीं देती, लेकिन फिर भी वो बहुत है, मिनरल्स हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं, ठीक है। दे स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मसल्स एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। वो हमारी बोन्स और मसल्स को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और साथ में हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। Iron, calcium, iodine and phosphorus are some important minerals needed by our body. तो ये कुछ मिनरल्स के नाम दिए हैं, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस, जो हमारी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करते हैं। देखो जैसे आयरन है ना, ये हमारी बॉडी में ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, ब्लड बनाने में भी हेल्प करता है और कैरी करते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्या है, ये हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। आयोडीन हमारी ब्रेन को फिट रखता है, ठीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इस तरह से बहुत सारे और मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए हेल्दी और फिट रहने के लिए। अब देखो ये मिलते कहाँ से हैं हमें, वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, fruits, milk, egg and salt are rich sources of mineral. Now vitamins and minerals are called protective food because they protect our body from various diseases. तो विटामिन और मिनरल्स क्या है, इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे। प्रोटेक्टिव मैंने जो हमें बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल इज रिक्वायर्ड अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। जैसे बाकी जितने भी फूड आइटम्स हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, है ना, और प्रोटीन्स, वो लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं खाएंगे इनको तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं इनकी डेफिशिएंसी से, मतलब इनकी कमी से, ठीक है। नाउ रफेज एंड वाटर।
अब बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारी बॉडी को क्या है, रफेज और वाटर भी प्रॉपर चाहिए। सो रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन अवर फूड। तो रफेज क्या है, फाइबर्स हैं हमारे, जो हमारे खाने में प्रेजेंट है। आपने हो सकता है कई बार सुना हो ना कि खाने के अंदर जो रेशा रेशा जैसे धागे टाइप चीज हम कहते हैं, फाइबर्स को एक तरह से हम धागा कहते हैं, है ना। ये जो धागे हम बुनते हैं वो धागे नहीं है जिनसे हम कपड़े सिलते हैं या कुछ और करते हैं। तो ये ऑलरेडी क्या है, नेचुरल फॉर्म में जो फाइबर्स की तरह, धागे की तरह खाने के अंदर ही प्रेजेंट है ना। कई बार आप देखो बीन्स वगैरह छीलते हो, तो अगर आप काटो ना उनको, तो आप देखोगे कि कई बार उसके ऐसे धागे की तरह निकल रहे हैं, क्योंकि जो बीन्स है दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ रफेज। दे हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो रफेज है वो क्या है कि हमें, हमारी बॉडी को कोई भी वो नहीं देती है, एनर्जी दे रही है, लेकिन फिर भी रफेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका काम क्या है, वो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में हेल्प करती है ना। क्योंकि जैसे जो हम अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से कैसे निकलते हैं, हम सुबह टॉयलेट जाते हैं तो वो वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। सम सोर्सेज ऑफ रफेज आर होल ग्रेन सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो क्या है, सोर्सेज क्या है, मतलब रफेज हमें मिलती कहाँ से है, होल ग्रेन्स, जितने भी छिलके वाली चीजें हैं, है ना, जैसे छिलके वाली दालें हैं, जब हम उनको खाते हैं, या फिर क्या है, जैसे कि कोई भी और चीज है जिनको हम छिलके से खाते हैं, जैसे बाजरा वगैरह है ना, तो ये चीजें सारी हम खाते हैं, मक्की खाते हैं, इन सब चीजों में क्या है, बहुत सारा रफेज है। ग्रीन वेजिटेबल्स है ना एंड फ्रूट्स, और रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं जिनको हम सैलेड की फॉर्म में, तो वो सारे वेजिटेबल्स है ना, जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब चीजें हैं। तो और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम रॉ खाते हैं, मूली है, गाजर है ना, और फ्रूट्स हैं जितने भी हैं, तो इनके अंदर क्या है, बहुत सारी रफेज जो है वो प्रेजेंट है। नाउ ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, है ना। जो हमारी बॉडी है उसका 2/3 पार्ट वाटर से बना हुआ है। ऑलमोस्ट 70% वेट ऑफ अवर बॉडी इज ड्यू टू वाटर। मतलब अगर किसी इंसान की, आपको रफली अगर 20 kg का वो है, तो रफली 13-14 kg उसका जो वेट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर। वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। अब क्या है, वाटर हमारी बॉडी से क्या काम करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, जितनी भी गंदगी है उसको रिमूव करता है हमारी बॉडी से। तो वो कैसे रिमूव करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्वेट में नहीं, पसीना, जब पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है। और यूरिन, यूरिन क्या होता है, पेशाब, है ना। हम जाते हैं ना बारी बारी, दिन के अंदर कितनी बार यूरिन जाते हैं, तो क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल वाटर के अंदर घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, फिर वो मिलके हमारी बॉडी में से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, है ना। हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.4 डिग्री पर नाइट, तो वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। दस वी शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, इसलिए हमें बहुत पानी दिन के अंदर पीना चाहिए। एटलीस्ट 8 to 10 glasses of water are required by our body. Now, balanced diet. What is a balanced diet? A diet that contains the right proportion of different nutrients, roughage and water needed for the proper functioning of our body is called a balanced diet. ठीक है, डाइट पहले तो क्या है, आप हम समझते हैं डाइट है जो भी चीज हम पूरे दिन के अंदर खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अब डाइट विच कंटेन्स राइट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और राइट प्रोपोर्शन के अंदर, ये नहीं है कि कम या ज्यादा, तो वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और साथ में वाटर और रफेज के साथ जो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। मतलब कैसे हमारी राइट प्रोपोर्शन में हम समझेंगे कि चाहिए। तो बैलेंस डाइट डिपेंड्स अपॉन दी एज एंड द वर्क वी डू, है ना। क्या हमारा ऑक्यूपेशन है, क्या काम है, एज के हिसाब से देखो क्या है। अब एज के हिसाब से जो बैलेंस डाइट है वो एक 10 ईयर के चाइल्ड की और एक 30 ईयर्स की जो एज है उस पर्सन की बैलेंस डाइट डिफरेंट होगी। अब जो 10 ईयर का चाइल्ड है
उसकी बैलेंस डाइट के अंदर हम कह सकते हैं कि फैट्स भी ज़्यादा थोड़े हो सकते हैं और प्रोटीन्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो 30 इयर्स का पर्सन है, उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन्स भी कम आएंगे और फैट्स भी थोड़े कम आएंगे। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि क्या है, जो चाइल्ड है 10 ईयर का, वो ग्रो कर रहा है, उसको ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। और फैट्स भी अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, खाता है, तो वो बहुत दौड़ता भागता है, खेलता है, तो उसकी बॉडी में फैट्स भी यूज हो जाएंगे। लेकिन जो 30 ईयर ओल्ड पर्सन है, अगर वो ज़्यादा फैट्स खाएगा तो क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर वो फैट्स जम जाएंगे और वो मोटा हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो 30 ईयर के दो लोग लेते हैं। तो एक तो क्या हम लेते हैं, सपोज करो एक टीचर है 30 ईयर ओल्ड, और एक क्या है, एक लेबरर है, एक मजदूर है जो बहुत फिजिकल काम करता है ना। आप देखते हो कि मजदूर लोग कितना ज्यादा काम करते हैं। अब उन दोनों की बैलेंस डाइट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जो वो लेबरर है, वो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स खा सकता है। क्यों खा सकता है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स? क्योंकि मतलब चपाती जैसे हम कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स होती है। मान लो दिन के अंदर वो 15-20 रोटियां खाता है ना। लेकिन अगर एक टीचर है, सेम एज का ही है, 30 ईयर्स का ही है, वो 15-20 रोटियां खाएगा तो उसको डाइजेस्ट नहीं होएंगी। क्यों नहीं होएंगी? क्योंकि जो लेबरर है वो बहुत ज्यादा एनर्जी वाला काम कर रहा है और उसको वो सारी उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाए। लेकिन जो टीचर है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स खाए। उसको कोई ज्यादा काम, चाहे वो पूरा दिन पढ़ा रहा है, लेकिन वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहा। फिजिकल वर्क के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द एज एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द वर्क, द बैलेंस डाइट इज डिफरेंट. So, and further about more about the balanced diet you will study in the higher classes. Now, preserving nutrients of food. अब हमने न्यूट्रिएंट्स तो पढ़ लिए कि है ना, है, और हमें ये पता है खाने के अंदर प्रेजेंट है। अब उनको हमने कैसे प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है खाने से पहले। द फूड वी ईट should be properly washed, cooked and stored so that its nutritional value is not lost. क्या है, जो हम खाना खाएंगे तो उसके अंदर जो उस खाने को सबसे पहले हमने अच्छे से धोना है। जो भी चीजें हम लाते हैं ना, फ्रूट्स लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, सीरियल्स है, पल्सेस है, कोई भी चीजें है ना, मतलब दाल चावल कुछ भी बनाते हो, हम पहले उसको क्या करते हैं, प्रॉपरली वॉश करते हैं और फिर कुक करते हैं, है ना। या फिर अगर आप सब्जियां लाते हो मार्केट से, आप फल लेकर आते हो, उसको प्रॉपरली वॉश करते हो, कुक नहीं करते, लेकिन इनको आप स्टोर करते हो कि जो उसकी न्यूट्रिशन, सो दैट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इज नॉट लॉस्ट, जो उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है वो कम ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको लाके, है ना, बाहर ही, ऐसे आजकल गर्मी हो गई है, तो अगर गर्मियों में आप उनको लाके बाहर रख देंगे, 1-2 दिन के अंदर देखोगे आप वो सड़ने लग जाएंगे, है ना। अगर आप खराब खाओगे तो वो न्यूट्रिशन उनका पहले ही खत्म हो गया और बीमार भी पड़ जाओगे। सो इन दिस वे वी हैव टू स्टोर द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड. Now, first point is fruits and vegetables eaten raw should be washed properly to make them free from dust and chemicals. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, ईटन रॉ मैंने जो कच्चे खाते हैं, फ्रूट्स तो हम कच्चे खाते हैं सारे, और वेजिटेबल्स भी बहुत सारे जो फ्रूट हैं हम उनको बिना कुक किए सैलेड की फॉर्म में खाते हैं। तो उनको हमने बहुत अच्छी तरह वॉश करना है ताकि वो जितनी भी डस्ट है ना, मिट्टी है और बहुत सारे केमिकल्स, आपको पता है आजकल उनको पकाने के लिए लगाए जाते हैं, तो वो भी निकल जाए क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए उनको प्रॉपर हमें वॉश करना है। Food should be cooked with care so that its nutrients are not lost. Overcooking destroys the nutrients of food. अब देखो, हमने कोई भी फूड हमने कुक करना है, उससे पहले हमें उसे अच्छे से धोना है, ठीक है। तो इसमें एक बात और बता देती हूँ, some people what they do, they first cut the vegetables, है ना, उसको वॉश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने गाजर ली, है ना, तो उन्होंने क्या किया, साबुत गाजरें नहीं धोई, पहले वो उसको काट लेते हैं, फिर उसको वो वॉश करते हैं। Now this is a wrong method, क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं कट करने के बाद वो सारे उसमें से लॉस्ट हो जाएंगे। विटामिन है ना और मिनरल्स हैं, आपने पढ़ा है कि वेजिटेबल्स के अंदर, तो वो निकल जाएंगे वॉश करने से। सो यू शुड टेक केयर कि पहले आपको उनको वॉश करना है, फिर उसको बाद उसको कट करना है, ठीक है। तो ऐसे कुकिंग के अंदर क्या है, समटाइम पीपल दे ऐड लॉट ऑफ वाटर व्हेन दे कुक एनी वेजिटेबल।
कुछ भी सब्जी बनाते हैं, ज्यादा पानी डाल देते हैं उसके अंदर, फिर उनको लगता है कि इसके अंदर ज्यादा पानी है, तो वो उसको कुक करते रहते हैं जब तक उसमें पानी कम नहीं हो जाता। तो ये ओवर कुकिंग हो गई एक। तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वेजिटेबल के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो गए, और हमें लग रहा है कि हम तो बहुत सब्जी खा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे रॉन्ग मेथड से जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं। नाउ रॉ एंड कुक्ड फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, है ना, कच्चा भी और पका हुआ खाना भी प्रॉपरली हमें स्टोर करना है, अदरवाइज दे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म्स, नहीं तो जर्म्स से वो चीज खराब हो सकती है। अब देखो, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, रॉ मैंने कच्चा, है ना, कोई भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, अगर लाके उनको ऐसे रख देंगे तो वो ज्यादा राइपन हो जाएंगी, ज्यादा पक जाएंगी, है ना, पक के क्या है, चीजें गलनी सड़नी शुरू हो जाएंगी, तो जर्म्स आ गए उसके अंदर और फिर जर्म्स पैदा हो जाएंगे और वो खराब हो जाएंगी। और पका हुआ खाना भी क्या है, जब हम पका लेते हैं तो उसके अंदर वाटर ऐड तकरीबन होता है, हर चीज के अंदर जो पकेगी उसके अंदर या तो उनके खुद के अंदर ही वाटर होता है, जो उसकी शेल्फ लाइफ, मतलब उसकी जो लाइफ है चीज की, वो कम कर देती है। ठीक है, जैसे मिल्क भी है, हम बॉईल करके रखते हैं, है ना, उसके बाद अगर वो बाहर पड़ा रहे गर्मी के अंदर पूरा दिन तो वो फट जाता है, जिसको हम कहते हैं। इस तरह की कुक्ड वेजिटेबल्स हैं तो क्या है, वो खराब हो जाती हैं अगर ज्यादा टेम्परेचर में, गर्मी में वो बाहर पड़ी रहे, उनके अंदर जर्म्स पैदा हो जाते हैं और वो खराब हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें देखो क्या करना चाहिए। सो फूड कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर अ फ्यू डेज एंड डीप फ्रीजर फॉर सेवरल वीक्स। तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर मैंने फ्रिज है, तो हम पका हुआ खाना, अगर हम क्या है, अगर हमें ज्यादा देर के लिए रखना है तो हम फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, और अगर हमें ज्यादा वीक्स के लिए कोई चीज रखनी है तो ऊपर जो डीप फ्रीज होता है उसके अंदर हम रख सकते हैं। तो these are some of the methods by which you can preserve the nutrients of the food. Now other methods of preservation of food are dehydration, है ना, अगर हमें और बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मैंने उन चीजों का पानी सुखा देना। फॉर एग्जाम्पल जो ड्राई फ्रूट्स आप खाते हो, अब क्या है, इनके अंदर जो जितना भी वाटर होता है ना, उनको उसको ड्राई कर देते हैं। हाइड्रेट मैंने वाटर, डी मैंने निकालना, तो उनका पानी निकाल देते हैं अच्छे से अंदर से, है ना, वो सूख जाते हैं, तो वो बहुत टाइम की तक आप देखते हो कि वो खराब नहीं होते। कैनिंग, कैनिंग मैंने डिब्बों के अंदर जो चीजें आजकल बंद आती हैं, है ना, उसमें क्या है, वो कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं जिनसे उनके वो जल्दी जल्दी खराब नहीं होती। सॉल्टिंग, है ना, किसी भी चीज में अगर आप सॉल्ट डाल के रखते हो तो वो आप देखते हो कि वो चीजें लंबे टाइम के लिए खराब नहीं होती। जैसे आप बहुत सारे जो अचार डालते हैं, है ना, उनके अंदर हम सॉल्ट ही ऐड करते हैं। ऐसे स्वीटनिंग, है ना, मुरब्बा बनाते हैं, जैम बनाते हैं, चीनी डाल के उनको स्टोर करना, ये सारी चीजें, नमक है और चीनी है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करती है, चीजों में स्टोर करने को, चीजों को स्टोर करने में हेल्प करती है। पिकलिंग, पिकलिंग मैंने अचार डालना, बहुत सारी चीजों के अचार डालते हैं मोस्टली, उनके अंदर फिर हम क्या है, अगर हम सॉल्ट और शुगर ही ऐड करते हैं। एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव इन्हें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो उन चीजों को खराब होने नहीं देते। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Tick the correct answers. Sugar and starch are the two main types of fats, proteins or carbohydrates. So the right answer is carbohydrates. Second is, what do growing children need more? Carbohydrates, fats or proteins? जो बढ़ते बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? Proteins. Proteins is the right answer. Now next we will study about the diseases. Diseases माने बीमारी. A disease is a condition in which our body or a part of it does not function properly. तो disease क्या चीज है ना, क्या disease मैंने disease, जब हमारी बॉडी क्या है, ईज नहीं है, कंफर्ट में नहीं है ना, तो उसको हम कहते हैं disease. तो it is a condition in which our body or a part of it does not function properly. इस कंडीशन में या तो हमारी बॉडी का कोई पार्ट या पूरी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। Generally, diseases are of two types, non-communicable and communicable. Now we will discuss them one by one. First, non-communicable diseases. The diseases that do not spread from one person to another are called non-communicable diseases. जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, उनको हम कहते हैं non-communicable diseases. Some non-communicable diseases
are caused due to the lack of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins और minerals in our diet. तो जनरली ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कब पैदा होती हैं? जब हमारी खाने के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो हम इनको डेफिशिएंसी डिजीजेस भी कहते हैं. डेफिशिएंसी यानी कमी. जब खाने में किसी चीज की कमी होती है तो इनको हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज. Some of the deficiency diseases are listed in the table given below. अब इस टेबल में हम पढ़ेंगे कुछ deficiency diseases के बारे में. So, first is the deficiency disease or disorder. फिर हम पढ़ेंगे उसके caused by the deficiency of, किस चीज की कमी से वो पैदा हुए हैं. फिर उसके क्या सिम्टम है, मतलब लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि ये बीमारी हो गई है, और किस चीज से हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या खाना खा के. फूड रिच इन न्यूट्रिएंट. So first disease is marasmus, caused by the deficiency of protein, carbohydrates and fat. अगर किसी बच्चे की खाने में प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी है तो क्या है, तो मैरस्मस डिजीज हो सकती है. तो सिम्टम क्या है, क्या क्या हमें कैसे पता चलेगा वो बच्चा बीमार है? द चाइल्ड बिकम्स सो थिन दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी. बच्चा इतना पतला हो जाता है कि उसकी स्किन के फोल्ड में तह, जैसे कपड़ा तह लगाते हैं ना, ऐसे उसकी स्किन की तह लगने लग जाती हैं. द रिब्स ऑफ द चाइल्ड आर ऑल्सो विजिबल. अब आप देखो इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो उसकी रिब केज है ना, उसकी रिब्स हैं वो नजर आ रही हैं. तो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा खाना खा के? राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज, हनी, पल्सेस एंड मिल्क. नेक्स्ट इज क्वाइशॉर्कर. इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. अगर किसी बच्चे की डाइट के अंदर प्रोटीन्स नहीं है तो उसको क्वाइशॉर्कर डिजीज हो जाएगी. द एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट्स स्वोलन एंड बल्जेस आउट. एब्डोमेन मींस स्टमक, पेट. जो देखो आप पिक्चर में देख रहे हो कि जो पेट है उसका वो बाहर निकल आएगा, ठीक है, और स्वोलन मैंने सूज जाएगा. द लेग्स बिकम थिन, और टांगे बहुत पतली हो जाएंगी. और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग एग्स, फिश, मीट एंड पल्सेस. जो खाना प्रोटीन्स में रिच है ना, जिसमें बहुत प्रोटीन्स है, उसको वो देकर ये इम्प्रूव हो सकता है. तो मेनली एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको कि ये दोनों डिजीजेस कौन से बच्चों में होती हैं. ठीक है, जनरली वो बच्चे जिनके घर में खाने की कमी होती है ना. आप देखते हो हमारे कंट्री में बहुत लोग बहुत पुअर हैं. तो जो पुअर है लोग, उनके पास प्रॉपर खाने के लिए होता नहीं है खाना. तो जब वो खाना प्रॉपर नहीं दे पाते बच्चों को, तो जनरली उन बच्चों के अंदर ये दोनों डिजीजेस, मैरस्मस और क्वाइशॉर्कर, आ जाती हैं. नेक्स्ट इज एनीमिया. वेरी लेस नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी. तो आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. जो आयरन मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो हमारी है रेड ब्लड सेल्स का नंबर जो है वो बहुत कम हो जाता है. तो उसको हम कहते हैं एनीमिया. तो इससे हमें क्या कैसे पता चलता है कि हमें एनीमिया हो गया? एक्सट्रीम फटीग, यानी बहुत ज्यादा थकावट होती है, वीकनेस है ना, कमजोरी लगती है, और स्किन का कलर पेल स्किन. पेल स्किन मीन्स कलर बहुत येलो येलो हो जाता है ना. मोस्टली जैसे कि हम देखते हैं कि नहीं तो थोड़ी रेडनेस होती है स्किन के अंदर, लेकिन बिल्कुल हमें लगता है कि वो इंसान पीला पीला नजर आता है. तो कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? बाय ईटिंग एग्स, पल्सेस, डेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, है ना. एग्स खाकर, पल्सेस मैंने दालें खाकर, डेट्स खजूरें, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं ना, जैसे पालक. तो इस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज गोइटर, caused by the deficiency of iodine. तो swelling of the thyroid gland present near the neck region. तो आप ये देख रहे हो नेक के में क्या है, हमारे नेक में एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड. ठीक है, तो इसके अंदर स्वेलिंग, ये सूज जाता है. तो इसको क्या है कि कैसे हमें इसको ठीक कर सकते हैं? बाय ईटिंग फिश, सी फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट. तो आयोडीन क्या है हमारे, हम आप देखते हो ना एड्स आती हैं जो सॉल्ट की, उसमें हमेशा लिखा होता है कि आयोडीन युक्त, है ना, कि इसमें आयोडीन है. तो इसीलिए सॉल्ट को कह रहे हैं कि आयोडाइज सॉल्ट खा सकते हैं. तो लेकिन जो लोग सी के आसपास रहते हैं, जो फिश खाते हैं या फिर सी फूड खाते हैं, सी फूड मैंने जो भी सी के अंदर एनिमल्स मिलते हैं जो खाते हैं, प्रॉन्स वगैरह, तो क्रैब्स वगैरह, तो उनके अंदर ये कमी नहीं आती है ना. तो इसलिए वो ऐसा डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर आयोडीन है. Now next is the
improper development of bones and teeth. It will be caused by the deficiency of calcium and phosphorus. तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो इसमें कैसे पता चलेगा? बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल, है ना. बोन्स एंड टीथ बिकम वीक, कमजोर हो जाएंगी हमारी बोन्स और टीथ. और ब्रिटल मैंने एक जैसे कि कांच टूटता है ना, जल्दी से ऐसे टूटने लग जाएंगे. कई बार कुछ बच्चे हैं जल्दी गिर जाते हैं और गिर के एकदम से उनकी हड्डियां टूट जाती हैं. इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है, या उनके दांत भी जल्दी टूटते हैं. तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? बाय ड्रिंकिंग मिल्क, टेकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, fishes, pulses and nuts. Now next is night blindness. It is caused by the deficiency of vitamin A in our diet. अगर हमारी डाइट के अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाएगी. तो इसमें क्या होगा? अ पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट. तो पहले तो क्या है कि जैसे अंधेरा हो जाता है तो उस पर्सन को उसमें नजर आना कम हो जाएगा. ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी आईसाइट वीक हो गई है, उसको मतलब अंधेरे में नजर कम आ रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है. सो हाउ कैन दैट पर्सन इम्प्रूव हिज eyesight? By taking carrot, milk, papaya, eggs, green leafy vegetables like spinach. So next disease is beriberi. It is caused by the deficiency of vitamin B. विटामिन बी की अगर कमी है आपकी डाइट के अंदर तो बेरीबेरी नाम की डिजीज हो जाएगी. और कैसे पता चलेगा? स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली. ठीक है, तो स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी और स्केल्स जैसे कि निशान, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज के निशान पड़ेंगे, है ना, ऐसे हो जाए. स्किल उतरने लग जाएगी, जरा जरा सी फटने लग जाएगी. एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस लगेगी. इफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, और हमारे नर्वस सिस्टम और मसल्स को भी इफेक्ट करेगी. सो फॉर दैट वी हैव टू टेक मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स. तो अभी तक जितना हमने देखा है कि आप देख रहे हो कि मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना, एग्स, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सभी में इंपॉर्टेंट है ये. एंड नेक्स्ट इज द स्कर्वी. इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. अगर विटामिन सी कम लेंगे तो स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाएगी. तो इसके सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, है ना. जो हमारे गम्स है, देखो टीथ दिखा रहे हैं ना, जहां हमारे टीथ फिट होते हैं उसको हम गम्स कहते हैं, मसूड़े बोलते हैं जिसको. तो उसके अंदर क्या है? स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएंगे और उनमें से ब्लड निकल आता है. कई बार देखते हैं जब ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होने लग जाती है. इसका मतलब हो सकता है कि स्कर्वी हो. तो हाउ कैन यू करेक्ट दिस डिजीज, है ना, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? बाय ईटिंग आंवला, टमाटोज एंड सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज. विटामिन सी देखो, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, आंवला है ना, टमाटर है, सिट्रस फ्रूट्स उन्हें कहते हैं, खट्टे जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, गुआवा है ना, अमरूद है, मतलब इन सभी चीजों के अंदर क्या है? विटामिन सी प्रेजेंट है. अगर आप खाओगे तो स्कर्वी डिजीज ठीक हो जाएगी. नेक्स्ट डिजीज इज द रिकेट्स. It is caused by the deficiency of vitamin D in our diet. अगर किसी के डाइट के अंदर विटामिन डी की कमी है, मोस्टली ये बच्चों में रिकेट्स होती है, तो उसकी बॉडी में अगर ये कमी है तो उसको रिकेट्स हो जाएगी. तो देखो कैसे पता चलेगा? बो लेग्स, है ना, वो तीर कमान को कहते हैं ना, बेंट लेग्स. देखो ऐसे उसकी लेग्स बेंड हो जाएंगी. बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, स्पाइन होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, और वो भी बेंड करना शुरू कर देगी, है ना. तो इसके लिए क्या करना है, क्या खाना है? मिल्क लेना है, फिश, एग्स. सनलाइट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन डी. तो विटामिन डी हमें एक ऐसा विटामिन है जो हमें सनलाइट से भी मिलता है. तो वी शुड टेक सनलाइट ऑल्सो. ठीक है. नाउ सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल. तो कुछ कहता है नॉन जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो स्मोकिंग से हो जाएंगी, है ना. कई लोग क्या है, सिगरेट पीते हैं और शराब पीते हैं, तो उनसे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो जाएंगी. तो कैसे, कौन सी? स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर. जैसे कैंसर हो गया किसी को तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना. तो अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, कि ये सारी डिजीजेस आपने पढ़ ली. तो अगर आप किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, या किसी को, देखो सिंपल एग्जांपल देते हैं हम, किसी बच्चे को क्लास में स्पेक्स लगी हुई है और कोई बच्चा उसके साथ बैठे है, तो क्या उसको भी स्पेक्स लग जाएंगे? नो, है ना, उसको स्पेक्स नहीं लगेंगी. तो उसको इसलिए लग गई, आईसाइट वीक है, कि उसकी बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी थी.
इसी तरह से कैंसर अगर किसी को हो गया तो वो दूसरा इंसान अगर उसके साथ बैठता है तो उसको कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी और डिजीजेज हैं, है ना, जैसे हार्ट डिजीजेज हैं, कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर आप सुनते हो, तो ये सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं हो सकती, तो इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। Now, communicable diseases. The diseases that spread from one person to another are called communicable or infectious diseases. तो जो diseases, जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं उनको हम कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आजकल आप देख रहे हो जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो फैल रहा है। These diseases are caused by microorganisms like bacteria, virus and protozoa. तो किससे ये फैलती हैं? बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करने पड़ते हैं देखने के लिए। बैक्टीरिया है ना, अगर हमारे हाथ पे बैक्टीरिया हैं या किसी चीज में बैक्टीरिया हैं हमें नजर ही नहीं आते वो, ऐसे तो वायरस है या प्रोटोजोआ है ना, कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो ये डिजीजेस पैदा करते हैं। और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा करते हैं उनको हम जर्म्स कहते हैं, है ना। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज। तो ये टेबल पढ़ने से पहले तो देखते हैं, नो दिस ऑल्सो, फीवर इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज, है ना, हम कहते हैं बुखार हो गया, वो एक डिजीज नहीं है, इट इज अ साइन दैट जर्म्स हैव एंटर्ड द बॉडी एंड देयर इज सम इन्फेक्शन, है ना। तो हम कहते अभी कोई वायरल भी हो सकता है बुखार, है ना, या कोई और तरह की इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसका मतलब बुखार कई रीजन से हो सकता है, इसका मतलब ये है कि कोई हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर हो गए हैं और उनसे उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन पैदा कर दी है। देखो अलग अलग बीमारियां अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। देखो फर्स्ट है बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया कोई घुस जाते हैं तो क्या कौन सी बीमारियां पैदा कर सकते हैं? कॉलरा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, प्लेग एंड मेनिंजाइटिस। अगर वायरस है कुछ तो वो क्या कर सकते हैं? कौन से डिजीजेस? कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स। और प्रोटोजोआ है वो मलेरिया और डायसेंट्री। तो ये अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप की डिजीजेस कॉज करते हैं। नाउ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना, कैसे स्प्रेड करती हैं? देखा है ना, अभी जैसे हम देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस कितना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो इसको हमें इससे बचने के लिए और इसको फैलने से रोकने के लिए कितने मेजर्स हम ले रहे हैं, है ना। हम एक तो कह रहे हैं मास्क पहनना चाहिए, एक दूसरे से दूरी बनानी चाहिए, लेकिन सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस इस तरह से स्प्रेड नहीं होती, इतनी फास्ट स्प्रेड नहीं होती है ना, उनको बहुत इजीली रोका जा सकता है। देखो कैसे रोका जा सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड फूड। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े हैं वो एयर के अंदर, वाटर के अंदर, खाने के अंदर, सब जगह पर प्रेजेंट है। They travel from a sick person to a healthy person and cause disease. तो वो क्या है? एक बीमार इंसान से एक हेल्दी इंसान में जो बिल्कुल ठीक है उसके पास ट्रेवल करके जाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। This happens in the following ways. देखो कैसे? Now through air. How do they spread? Through air. हवा में जो होते हैं ना, when a sick person coughs, sneezes or spits, germs are released into the air. कहते जब कोई इंसान बीमार है, जब वो खांसता है, छींक मारता है या थूकता है ना, तो जर्म्स कहाँ है? जब छींकते हो, है ना, जोर से छींकते हो तो कितनी ज्यादा आप देखते हो कि आपके उसमें से, माउथ से, नोज से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलकर हवा में फैल जाते हैं। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स दिस एयर, है ना, फॉर एग्जांपल क्लासरूम में हो आप, एक बच्चा छींक रहा है जोर जोर से और वो अपने माउथ को ढक भी नहीं रहा किसी हैंकी से या किसी और चीज से, तो वो सारे ड्रॉपलेट्स एयर में चले जाएंगे। और जितने बच्चे वहां एयर में बैठे हैं, सॉरी रूम के अंदर बैठे हैं, तो वो उस एयर के अंदर, उस रूम की एयर के अंदर वो सारे ड्रॉपलेट स्प्रेड हो जाएंगे और जब वो ब्रीथ करेंगे उनके अंदर भी चले जाएंगे। Now when a healthy person breathes this air, the germs enter his or her body and make him or her sick, और उनको भी फिर वो बीमार कर देंगे। कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, फ्लू, वूपिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू एयर, है ना। कॉमन कोल्ड, जुकाम हम कहते हैं ना, इसको जुकाम है, देखो कल इसको जुकाम था, मैं इसके साथ बैठा था क्लास में, आज मुझे भी हो गया, हाँ ये हो सकता है ना। तो कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया है, फ्लू इसको हम कहते हैं, और ये वूपिंग कफ, काली खांसी वगैरह कहते हैं, है ना। और
ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये सारी बीमारियां ऐसे स्प्रेड होती हैं। नाउ रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन कैन प्रिवेंट कॉमन कोल्ड, है ना। घर पे भी हम कहते हैं कि अगर किसी को जुकाम है प्लीज थोड़ा दूर रहो, कि इससे कि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उसमें हमें क्या है, रेगुलर अपने हैंड्स वॉश करने हैं और इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना है। नाउ सेकंड इज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, है ना। अगर खाने में इन्फेक्शन है या पानी में इन्फेक्शन है, उससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकती है। फूड एंड वाटर में गेट कंटेमिनेटेड विद जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, है ना। अब बहुत बारी क्या है, हम ऐसा खाना खाते हैं, बाहर से खाना खाते हैं, कई बार रेडियो से खाना खाते हैं जो प्रॉपरली नहीं ढका हुआ, उसके ऊपर बहुत सारी फ्लाइज बैठ रही हैं, है ना, मक्खियां बैठ रही हैं जो गंदगी छोड़ रही हैं, उसके अंदर जर्म्स हो सकते हैं। तो ऐसा खाना खाने से क्या है, या बाहर पानी जो साफ नहीं है उससे पीने से हमारी बॉडी में जर्म्स जा सकते हैं। ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कॉजेज डिजीजेस, तो ऐसा खाना खाने से जिसके अंदर जर्म्स हैं या पानी पीने से जो प्रॉपर नहीं है, फिल्टर्ड नहीं है, तो उससे क्या है, डिजीजेस हो सकती हैं। नाउ डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कॉलरा स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना। अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, हम उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। When a healthy person comes in contact with an infected person, his or her clothes or other things used by him or her, he or she may get infected. कहते हैं अगर हेल्दी पर्सन है, किसी इंसान को कोई बीमारी है, जैसे कि चिकन पॉक्स, है ना, मीजल्स है, जिसको हम आम भाषा में माता कह देते हैं, बच्चों को निकल आई, है ना, तो उसके कांटेक्ट में उसको उसके साथ रहता है कोई इंसान, है ना, उसके कपड़ों को हाथ लगाता है, जो चीजें वो यूज कर रहा है उसको हाथ लगाता है, तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म ये स्किन के ऊपर है ना जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो उसका सोप, है ना, उसके कपड़े नहीं हमें पहनने चाहिए, तो इन सब चीजों से ये फैलती हैं। मीजल्स एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देखो कॉमन कोल्ड कैसे एयर से भी स्प्रेड होता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना हाथ रख के छींका और आपने उससे हैंडशेक कर लिया, तो हो सकता है जर्म्स उसके हाथ में हो, तो वो आपकी बॉडी में भी चले जाएंगे। So this way it can spread through direct contact, जब हम उससे उस infected person को मिलते हैं। Now through insects, अब बहुत सारे insects भी बीमारियां फैलाते हैं। Blood sucking insects such as mosquitoes and fleas can spread various diseases like malaria, dengue and plague, ठीक है। तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट बहुत सारे, जैसे खून चूसते हैं जिसको हम कहते हैं ना, मॉस्किटोज क्या करते हैं, हमारा खून चूसते हैं। फ्लीज होते हैं जैसे चिच्चड़ जिसको कहते हैं ना, वो जानवर छोटे छोटे होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सिर के अंदर जुएं पड़ जाती हैं, है ना, वो भी हमारा खून चूसती हैं। तो ऐसे जो मॉस्किटोज है ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू है ना, प्लेग वगैरह है। तो रैट्स वगैरह जैसे हैं कई, वो भी फैलाते हैं। When a female Anopheles mosquito bites a sick person suffering from malaria, it sucks the malarial germs along with the blood of the sick person. अब देखो ये मलेरिया कैसे फैलता है, जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, है ना, एक मॉस्किटो है जिसको नाम होते हैं एनोफ्लीज, उसमें भी जो फीमेल है ना, सब में मेल और फीमेल होते हैं, जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, जब वो एक ऐसे पर्सन को बाइट करता है जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, तो उसके ब्लड में से मलेरियल जर्म्स को भी चूस लेता है। फिर उसके बाद जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है मलेरियल जर्म, और उसको भी मलेरिया हो सकता है। When it bites a healthy person, the malarial germs pass into a healthy person's blood and make him or her sick, और वो भी बीमार हो जाता है। Similarly, Aedes mosquito spread dengue and rat fleas spread plague, है ना। तो एडीज मॉस्किटोज जो हैं वो डेंगू स्प्रेड करते हैं, और जो रैट फ्लीज हैं वो क्या है, प्लेग स्प्रेड करते हैं। Now do you know some people are very sensitive to dust or some food, animals or smell? क्या है कि कई लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं ना, मतलब एकदम से कुछ भी चीज, जरा सी भी डस्ट आती है उनको छींके आने लग जाती हैं, और कई बार एलर्जीज होती हैं, है ना। कई कुछ तरह का खाना खाते हैं, उनसे उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कई एनिमल्स
है ना, कोई एनिमल्स को टच कर लिया या कोई एनिमल है उनसे ही उनको एलर्जी हो जाती है, उनको कुछ छींकें आती हैं या उनकी बॉडी में कुछ रैशेस हो जाते हैं या किसी स्मेल से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। When they get exposed to these, they start sneezing or have itching or rashes, है ना, या तो उनको खुजली स्टार्ट हो जाएगी, छींकें आएंगी या बॉडी के ऊपर रैशेस रहेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एलर्जी। So next is the multiple choice questions. First question is what is caused by the deficiency of vitamin A? तो विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी और स्कर्वी। So the answer is night blindness. Second is chicken pox, ringworm and measles spread through. तो ये तीनों बीमारियां कैसे स्प्रेड होती हैं, बाय एयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाय इंसेक्ट्स। सो बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, द आंसर इज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। द वेरियस वेज टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस आर, है ना, कैसे, बहुत तरीके हैं इनसे बचने के लिए। वी शुड बेथ डेली विद सोप एंड क्लीन वाटर टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन, तो अपनी हाइजीन रखना, है ना, रोज नहाना अच्छी तरह साबुन से और साफ पानी से नहाने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड, sunlight is a natural disinfectant, so the house should have good ventilation and have windows and open spaces to get proper sunlight. तो घर को हमें डिसइंफेक्ट करना है ना, हम पोछे वोछे तो लगाते रहते हैं ना, जैसे हम कुछ उसके अंदर लाइजोल डाल ली या कोई फिनाइल डाल ली, लेकिन जो सबसे बड़ा नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है घर का वो सनलाइट है ना, सनलाइट में सब जर्म्स खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमें घर को अच्छी तरह ओपन रखना चाहिए, है ना। हाउस शुड हैव गुड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब हवा उसके अंदर आती जाती रहे, एंड हैव विंडोज एंड ओपन स्पेसेस, है ना, घर के अंदर ओपन स्पेसेस हो, डोर्स एंड विंडोज हमें ऐसे नहीं कि पूरा दिन बंद रखें। कई लोगों को आदत होती है कि वो विंडोज खोलते ही नहीं है, तो विंडोज खोलनी चाहिए जिससे हवा भी आए एयर के अंदर प्रॉपर और सनलाइट भी आए, जिससे जर्म्स वगैरह बाहर निकल जाएं और मर जाएंगे, सनलाइट से अपने आप ही डिसइंफेक्ट हो जाता है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, ऑलवेज यूज फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर। तो मोस्टली क्या है, आप लोग क्या है, जो पता ही आपको, जो ड्रिंक पानी पीना है वो साफ और साफ सुथरा हो, है ना, बिल्कुल क्लीन और प्योर हो, तो फिल्टर्ड होना चाहिए या बॉइल्ड होना चाहिए, है ना। तो मोस्टली आजकल सबके घरों में आरओ लगे हुए हैं, तो वो वाटर फिल्टर्ड ही है। तो सपोज कई बार नहीं भी है तो कई बार क्या होता है, मोस्टली इन रेनी सीजन समटाइम्स क्या होता है कि जो टैप वाटर आता है उसके अंदर कुछ और पानी मिक्स हो जाता है, तो उसको फिर आप बॉईल करके वाटर को पी सकते हैं। The surrounding should be neat and clean. Water should not stagnate in the surrounding. जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना। तो ये नहीं है कि हमने अपना घर साफ किया और कूड़ा बाहर फेंक दिया, नहीं, हमारा घर तो साफ हो गया, दिस शुड नॉट बी द थिंकिंग, है ना। बहुत लोग करते हैं, कई बार कोई आपके किसी के घर के आसपास प्लॉट खाली पड़ा होता है ना, तो वो क्या करते हैं, सारा कूड़ा वहां पर फेंक देते हैं। अब वहां पे क्या होगा, मच्छर मक्खियां गंदगी पैदा होएगी, है ना। तो आप उन जो मक्खियां है और मच्छर है उनको नहीं ना कह सकते कि भाई हमारे घर में मत आना, हमारा घर तो साफ है ना। सो सराउंडिंग शुड ऑल्सो बी नीट एंड क्लीन, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए सराउंडिंग भी। वाटर शुड नॉट स्टैग्नेट इन द सराउंडिंग बिकॉज इट मे बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। तो आपके घर के आसपास स्टैग्नेट में नहीं खड़ा होना, है ना, बारिश आती है या किसी और वजह से कई बार घर के आसपास कुछ खड्डे होते हैं सड़क में, तो वहां पानी बिल्कुल आपने खड़े नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि अगर अदरवाइज अगर पानी खड़ा हो गया तो वहां मच्छर और मक्खियां पैदा हो जाएंगी। तो इसके लिए अगर आप कहोगे हमारे पास क्या सोल्यूशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल मेथड इज यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, कैरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है ना, या फिर कोई भी और ऑयल अगर आपके पास है, मस्टर्ड ऑयल है, तो उससे आप उसको वाटर के में ऐड कर सकते हो अगर आपके घर के आसपास है। तो उससे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है ऑयल की ऊपर, ऑयल ऊपर तैरता है पानी से, क्योंकि वो हल्का होता है वो ऊपर तैरता है, तो उसमें जो मच्छर मक्खियां पैदा हो रही हैं वो पैदा नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनको नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सप्लाई। गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन कवर्ड बिन्स, है ना। आपने देखा ना, अगर आप जो
गार्बेज घर में से कूड़ा निकलता है, किचन में से कितना वेस्ट निकलता है, कितना कूड़ा निकलता है, अगर आप उसको ओपन में रखते हो कि पर उनके ऊपर छोटे छोटे मच्छर पैदा होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए उनको हमें कवर करके रखना चाहिए। The children should be vaccinated timely against disease like tuberculosis, diphtheria and hepatitis. तो अब ये आप देखते हो ना, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं सेम डे से उनको कुछ वैक्सीनेशन है ना देनी शुरू कर देते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे वैक्सीनेशन क्या है। तो बहुत जो कई बीमारियां जो बहुत भयंकर है ना, तो उनके लिए पहले ही दे देते हैं कि वो बीमारियां बच्चों को ना हो। तो ये वैक्सीनेशन करवाना बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ व्हाट इज अ वैक्सीनेशन, है ना, इसके बारे में आजकल हम जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन है, तो वो भी आप लोग सुन रहे होंगे कि वैक्सीनेशन लग रही है बड़े लोगों को, है ना। तो दिस इज अ इफेक्टिव वे ऑफ वैक्सीनेशन, दिस इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे को स्प्रेड होती हैं, उनसे बचने के लिए ये बहुत एक अच्छा तरीका है। Vaccines are made up of small quantities of dead or very weak germs of a particular disease. जिस भी बीमारी के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं, है ना, वो वैक्सीन कैसे बनती है, उस बीमारी का बिल्कुल बहुत कमजोर या ऑलमोस्ट मरा हुआ जर्म हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है। दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ओरली मैंने देखो ये दिखा रहे हैं कि 2 बूंद है ना, जिंदगी कहते हैं ना, वो पोलियो के अगेंस्ट जो ड्रॉप्स देते हैं बच्चों को, या तो आपको ये थ्रू माउथ दिए जाते हैं या बॉडी के अंदर आपके इंजेक्शन के थ्रू भी दिए जाते हैं। When the vaccine enters the body produces substances capable of fighting the weakened germs of that disease. अब वो डिजीज के जो जर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करे जाते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो हमारी बॉडी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है उसको फाइट करने के लिए और उसको एंटर नहीं होने देगी, है ना। तो उसको हम ये भी कहते हैं कि वो एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है ना। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उसके बाद फाइट करती हैं उस डिजीज के लिए और उनको हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देती। दिस क्रिएट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो गई है इस बीमारी के अगेंस्ट। अब उस बीमारी के अगर जर्म्स एंटर करेंगे जिसकी हमने वैक्सीनेशन ली है तो वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो अगर करेंगे भी तो हमारी बॉडी रेडी है उसके साथ फाइट करने के लिए। Now some common vaccines are that given to all children are polio vaccine to prevent polio। देखो जो सब बच्चों को दिए जाते हैं वो है पोलियो वैक्सीन, पोलियो से बचाने के लिए, डीपीटी वैक्सीन टू प्रिवेंट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। ये डीपीटी 3 बीमारियां हैं, ठीक है। तो उनके लिए अगेंस्ट ये वैक्सीनेशन लगती है। कौन कौन सी है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। एमएमआर वैक्सीन टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। तो ये भी 3 बीमारियों से एमएमआर का वैक्सीन जो हमें बचाता है। Now next is the hygiene. Hygiene may be defined as good habits that ensure cleanliness and good health, है ना। हाइजीन क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हो? जो हमारी गुड हैबिट्स हैं और साथ में हमारी साफ सफाई रखने की, है ना, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। प्रॉपर हाइजीन हेल्प अस टू प्रिवेंट डिजीजेस। अगर हमारी हाइजीनिक हैबिट्स अच्छी हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सम स्टेप्स टू मेंटेन हाइजीन आर एज फॉलोज। We should wash our hands with soap and water before eating food and after going to the toilet. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तो हमें जब भी खाना खाना है ना, तो हमें अपने हाथ धोने हैं और जब भी टॉयलेट जाते हैं तब भी हमें सोप से अपने हैंड्स को और प्रॉपर वाटर से अपने हैंड्स को वॉश करना है। We should bathe daily to remove dust, dead cells and germs on the body. तो हमें रोज नहाना है ना, जिससे हमारी बॉडी के ऊपर कितनी डस्ट पड़ती है या हमारी बॉडी के कुछ डेड सेल्स हैं या उसके ऊपर कुछ जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाएं। We should brush our teeth twice daily in the morning and before going to sleep at night. तो we should keep our teeth also clean, दांत साफ रखने हैं जिसके लिए हमें 2 बार ब्रश करना है, एक बार सुबह उठ के और रात को सोने से पहले। We should cut our nails regularly, है ना, बिकॉज क्या है, हमें अपने नेल्स को, नाखूनों को अच्छी तरह काट के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं काटेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, आप देखते हो कि डर्ट चली जाती है
और जब हम खाना खाते हैं तो वो डर्ट हमारे हाथों के साथ हमारे खाने में अंदर जाएगी तो वो हमें बीमार कर सकती है। किचन, फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन विद डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलरली, है ना। जैसे अभी हमने बताया डिसइंफेक्टेंट्स क्या, फिनाइल वगैरह, तो इन सब चीजों से किचन का फ्लोर, टॉयलेट्स को, बाथरूम्स को हमें क्लीन करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप द फूड प्रॉपरली कवर्ड। अगर खाना घर में बनाया हुआ कुछ भी है ना, तो उसको कभी भी अनकवर्ड मत रखो। अगर हम उसको कवर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर क्या है, कई बार फ्लाइज वगैरह बैठ सकती हैं, है ना, मक्खियां बैठ जाएंगी, तो खाने के अंदर क्या है, गंदगी छोड़ जाएंगी, जिसको खाने से हम बीमार हो जाएंगे। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। आसपास की जगह भी सारी साफ सुथरी रखनी है। There should be wire screens or net on the doors and windows of the houses to prevent the entry of flies, mosquitoes, etc. वायर स्क्रीन और नेट मतलब घर के अंदर आप देखते हैं ना, जितनी भी आपकी विंडोज होती हैं या डोर्स होते हैं, उनके अंदर जाली लगी होनी चाहिए, है ना, इसको हम जाली कहते हैं। क्योंकि अगर हम डोर खोल देंगे उसमें जाली नहीं लगी हुई तो उसमें से जितनी भी मक्खियां या मच्छर है वो घर के अंदर आ जाएंगे। तो अगर जाली वाले दरवाजे लगे हुए हैं, है ना, विंडोज में भी और दरवाजों पर भी, तो वो उनको अंदर आने नहीं देंगे। ठीक है, सो वी शुड यूज द नेट। नाउ एक्सरसाइज। We should exercise regularly to stay healthy and fit. Exercise improves our blood circulation, digestion and tones up our muscles. तो अभी मैंने पहले भी लेसन की स्टार्टिंग में बताया कि जितना जरूरी हमें खाना खाना है रोज, उतना जरूरी हमें एक्सरसाइज करना भी है। तो हमें फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमारा क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन, है ना, इंप्रूव होता है, डाइजेशन इंप्रूव होती है और हमारी मसल्स क्या है, स्ट्रांग हो जाती हैं। When we exercise, more oxygen is supplied to the brain. तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए, है ना। ऑक्सीजन, बहुत सारा काम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है। जब हमारे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी और फिट हो जाएगी। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी ऑल्सो कीप अस फिट। तो क्या है कि खेलना, हमें आउटडोर गेम्स, है ना, ज्यादातर हमें क्या है कि आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है ना, जिससे हम फिट रहते हैं। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर सम अदर गुड एक्सरसाइजेस। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आपको पता होगा दो तरह की गेम्स होती हैं, आउटडोर गेम्स, ये सारी आउटडोर गेम्स हैं, और इंडोर गेम्स, है ना, जैसे कि चेस है, लूडो है, कैरम है, वो भी आप खेल सकते हैं, जिससे आपका माइंड और ब्रेन शार्प होता है। तो लेकिन आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए साथ साथ आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। Now next is the adequate rest. Proper rest and sleep relax our muscles and also give rest to the body. तो रेस्ट और स्लीप क्या करती हैं, हमारी मसल्स को रिलैक्स करती हैं। जब हम थक जाते हैं ना, कैसा फील करते हैं, तो हमें लगता है कि हम लेट जाएं। तो हमारी बॉडी जब लेट जाते हैं, तो सो जाते हैं, तो बड़ी रिलैक्स हो जाती है। और उसके बाद जब सो के उठते हैं ना, कितना फ्रेश महसूस करते हैं और हमारे अंदर काम करने की भी ज्यादा शक्ति आ जाती है। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। आफ्टर हैविंग एडिक्वेट रेस्ट वी फील फ्रेश एंड गेट रेडी टू वर्क अगेन। उसके बाद दोबारा तैयार हो जाते हैं हम उसको, काम को करने के लिए। टू स्टे हेल्दी एन अडल्ट नीड 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन अ डे। ठीक है, अडल्ट मैंने जो बड़े लोग हैं, 18 years एंड अबव हैं, एटलीस्ट उनको 6 से 8 घंटे का स्लीप लेना चाहिए। और जो बच्चे हैं वो ज्यादा टाइम सो सकते हैं, सोते हैं। इनएडिक्वेट स्लीप कैन मेक अस सिक, है ना। जो अगर हम कम सोएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविजन और अदरवाइज इज अ बैड हैबिट। हाँ, ये आजकल सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है, या बड़ों के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि वो रात को लेट तक टीवी देखते रहते हैं, है ना, जो कि एक बहुत गंदी हैबिट है। क्योंकि सुबह बच्चों ने तो उसी टाइम स्कूल जाना है, अगर वो लेट सोएंगे तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी और वो बीमार पड़ना शुरू हो सकते हैं। Now next is the posture. And posture is the position in which we hold our body when we sit, stand or move. Now in this picture you can see two children, है ना। तो one child is sitting straight and other is sitting bent. एक झुक के बैठा हुआ है और एक सीधा बैठा हुआ है, और जो सीधा बैठा है उस पे टिक लगा हुआ है और दूसरा रॉन्ग है। तो आपका बैठने का पोस्चर तरीका क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला है ना। While standing or sitting, we must keep our back straight, है ना। जो हमारी बैक है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको हमें सीधा रखना चाहिए। Leaning forward while reading puts extra pressure on our back and eyes. तो अगर हम आगे झुक के पढ़ते हैं, उससे हमारी बैक के ऊपर भी और आईज के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
Correct posture gives us a graceful appearance, while incorrect posture over a long period of time can make us sick. तो क्या है कि जो लोग सीधे होते हैं ना, ऐसे मतलब जिनका पोस्चर ठीक है, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, ग्रेसफुल है ना, कि बड़े ये बड़ा अच्छे तरीके से बैठा है ना। और अगर इनकरेक्ट पोस्चर में है तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी वैसी बन जाएगी जो कि ठीक नहीं है। Thank you. So here we complete with chapter 1. Shortly I will upload my next video for chapter 2.